दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पेन दाओ। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि बाई पर कुछ नकाबपोश हमला कर देते हैं। बाई उन सब से फाइट करती है और सभी को हरा देती है, पर वो लोग इतनी मार खाने के बाद भी पीछे नहीं हटते और फाइट करते रहते हैं। तभी हेई भी वहाँ आ जाता है। उसे देख वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब हेई बाई से पूछता है कि ये सब लोग कौन थे और तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। बाई कहती है कि मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, शायद वो सोल टेकर क्लैन से हो। इधर वो सब लोग वापस फेंगचांग के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने उस लड़की पर अटैक किया था, पर प्रिंस योंगपिंग भी वहाँ आ गए, इसलिए हमें वहाँ से भागना पड़ा। एक बात बता दूं कि लांशी, हेई और प्रिंस योंगपिंग तीनों एक ही आदमी है। मैं अलग जगह अलग नाम इसलिए लेता हूँ जिससे कि एक्सप्लेनेशन ड्रामा के हिसाब से हो और इसकी स्टोरी लाइन पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। योंगपिंग का नाम सुनकर फेंगचांग कहता है कि इस बार मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। वो लड़की किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचनी चाहिए। आगे हेई बाई को लेकर सराय में खाना खाने आता है और कहता है कि जैसा तुमने मुझे टास्क दिया था, मैं अपने फाउंटेन अबोडी की मदद से मास्टर जियानदी का पता लगा लूंगा, पर पहले तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा। बाई तो वैसे भी खाना खाना बहुत पसंद करती थी, तो ये शर्त उसके लिए एक टाइप से इनाम ही थी। तभी हेई एक इंसेक्ट देखता है जो बाई के शोल्डर पर बैठा था। हेई उसे हटाने लगता है तो बाई उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हेई कहता है कि मैं इंसेक्ट हटा रहा हूँ। ये सुनकर बाई उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। हेई कहता है कि मैंने वाइन ज़्यादा पी ली है, शायद इसीलिए। बाई पूछती है कि तुम्हारी पल्स भी बहुत तेज़ है और तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है। वेल, बाई ने इस टाइम हेई का हाथ पकड़ रखा था और ये सब उसी का रिएक्शन था। अब हेई कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसके वहाँ से जाने के बाद बाई हंसने लगती है। वेल, उसे अभी तक ये पता नहीं था कि बाई उसे पसंद करता है और उसके हाथ पकड़ने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हेई के वहाँ से जाने के बाद बाई भी वापस जाने लगती है। तभी फेंगचांग के सैनिक फिर से उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन इस बार बाई फाइट करने की जगह वहाँ से भागने लगती है। पर तभी फेंगचांग भी वहाँ आ जाता है। उसे देख बाई कहती है कि तुम इन लोगों से डरो मत, मैं तुम्हें इन सब से बचाऊंगी। बाई उन सब से फाइट करने लगती है और इस बार बड़े फनी वे में उन सब की पिटाई करती है। तभी फेंगचांग उन सबको वहाँ से जाने का इशारा करता है। इस पर सारे सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। बाई फेंगचांग से कहती है कि तुम कौन हो और इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर फेंगचांग कुछ भी नहीं कहता। वेल, उसे लग रहा था कि बाई उसे पहचान लेगी, पर जब बाई उसे पहचानने से मना करती है तो वो भी अपने सैनिकों से कहता है कि अभी इसे मारने की ज़रूरत नहीं है, पहले पता करो कि ये सच में मुझे पहचानती है या नहीं। आगे फेंग तीनों प्रिंस और सारे मिनिस्टर्स से पूछते हैं कि इंपीरियल फैमिली की दावत में योंगजोउ से किसे जाना चाहिए। इस पर एक मिनिस्टर फेंगचांग का नाम लेता है, लेकिन वांग कहता है कि फेंगजू को जाना चाहिए। जब बाइली क्वीन नहीं थी तब आपका उनके साथ अफेयर चल रहा था। उसी टाइम फेंगचांग का जन्म हुआ, इसलिए फेंगचांग वहाँ पे जाने के हकदार नहीं है। और लांशी हमेशा बीमार रहते हैं, तो सिर्फ फेंगजू ही ऐसा है जो दावत में जा सकता है। ये सुनकर फेंगजू से दावत में जाने को कहते हैं। आगे मार्केट में फेंगचांग बाई का पीछा करने लगता है। बाई भी इस बारे में जानती थी, इसलिए वो जल्दी उसे पकड़ लेती है। और फेंगचांग उससे कहता है कि मुझे एक बीमारी है, वो सिर्फ किसी के ब्लड देने से ही ठीक हो सकती है, क्या तुम अपना ब्लड देना चाहोगी। ये सुनकर बाई उसकी पल्स चेक करती है। इसी दौरान फेंगचांग के हाथ में जो नाइफ था जिसे उसने अभी तक छुपा कर रखा था, नीचे गिर जाता है। बाई उस नाइफ को इग्नोर करती है और कहती है कि तुम्हारी पल्स से लगता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे, तुम्हें किसी के ब्लड की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर बाई फेंगचांग को अपना खाना देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं फेंगचांग अभी भी उस खाने को हाथ में लेकर देख रहा होता है, क्योंकि जब फेंगचांग छोटा था तो उसकी मॉम भी उसे इसी तरह खाना देती थी। आगे फेंगच्यू हेई से कहती है कि जल्दी योंगजोउ के मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, इसमें सीनियर पे ही इस बार एग्ज़ाम करवा रही हैं। वो हमारी फैमिली की साइड है, इसलिए इससे आपको कोर्ट में और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये सुनकर हेई कहता है कि इसमें तुमने अपने भाई फेंगशिंग को शामिल क्यों नहीं किया। फेंगच्यू कहती है कि वो आपकी साइड ही रहता है, पर इस टाइम वो एग्ज़ाम में बिजी है, पर अगर आप उसे अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो मैं सीनियर पेई से इस बारे में बात करूंगी। इधर सीनियर पेई अपने दो साथियों के साथ एग्ज़ाम पेपर पर फेंग से सील लगवाने आती हैं। फेंग उनसे कहते हैं कि ये एग्ज़ाम योंगजोउ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी चीटिंग ना हो, इसलिए सभी स्टूडेंट का ख्याल रखना। आगे रेन हेई से कहते हैं कि ये एग्ज़ाम पेई और ड्यूक लियांग की देख रेख में होगा, पर ड्यूक लियांग की बेटी बाइली के पैलेस में काम करती है और ये तो सभी जानते हैं कि वो आगे चलकर फेंगजू से मैरिज करेगी, यानी इस बार भी एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर हेई कहता है कि ये मेरे पिता का डिसीजन है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी हमें एग्ज़ाम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इधर सीनियर पेई अपने दोनों साथियों के साथ एग्ज़ाम पेपर को सील करके फुल सिक्योरिटी के साथ एक बॉक्स में रखते हैं ताकि पेपर लीक ना हो। वहीं फेंगचांग अपने अंकल दे से पूछता है कि आपको क्या लगता है, क्या वो लड़की मुझे पहचानती है या नहीं। अंकल दे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसे आप याद हो, अगर याद होते तो वो किसी ना किसी को तो इस बारे में ज़रूर बताती।
इस पर फेंगचांग कहता है कि शायद आप सही हो, पर फिर भी हमारे सैनिकों को उस पर नजर रखने को कहो, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। आगे हुआंग साओ टोकन लेकर दादोंग आ रहा होता है, तभी उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और टोकन चुरा लेते हैं। जब दादोंग के एम्परर को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने जनरल से कहते हैं कि हुआंग शाओ को सुरक्षित दावत में लेकर आओ, उसके पास हमारा टोकन है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब हम दावत का सीन देखते हैं जहाँ योंगजोउ का प्रिंस फेंगजू, चिंगजोउ का प्रिंस येजुए, यूजोउ का प्रिंस चुन युआन, सांगजोउ का प्रिंस यांग मुची और बेइजोउ का प्रिंस लई पहले से आए होते हैं। थोड़ी देर बाद हुआंग शाओ भी वहां आ जाता है और टोकन के चोरी होने के बारे में बताता है। एम्परर हुआंग शाओ से पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम पर अटैक किसने करवाया। हुआंग शाओ कहता है कि मैं उन्हें नहीं पहचानता, पर ऐसा काम बाकी के 5 स्टेट में से ही किसी एक ने किया होगा। ये सुनकर सारे स्टेट अपने आप को बेकसूर साबित करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती हैं। उनकी इस हरकत पर एम्परर सभी से कहते हैं कि क्या तुम में से कोई है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। एम्परर की बात सुनकर सभी प्रिंस चुप हो जाते हैं, पर हुआंग शाओ कहता है कि मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, सभी स्टेट मेरी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी रोक टोक नहीं करेंगे। इस पर एम्परर हुआंग शाओ को अपना ऑर्डर लिख कर देते हैं और बाकी 5 स्टेट से हुआंग शाओ का साथ देने को कहते हैं। वहीं ये खबर हेई तक भी पहुंच जाती है। यहाँ रेन पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो हुआंग शाओ पर अटैक कर सकता है। हेई कहता है कि हुआंग शाओ के पास नकली टोकन था, इसलिए उसने खुद पर हमला करवाकर टोकन को चोरी करवाया, जिससे एम्परर उसे पनिश ना कर सके। वैसे ये प्लान मुझे उसके अकेले का नहीं लगता, शायद वू यान भी उसके साथ है। आगे हुआंग शाओ वू यान के पास आता है और कहता है कि हमारा प्लान अच्छे से काम कर गया, किसी को हम पर डाउट नहीं हुआ, पर अब मुझे जितना जल्दी हो सके टोकन का पता लगाना होगा, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। इस पर वू यान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में तुम्हें भी मेरे साथ कहीं पे चलना होगा। हुआंग शाओ पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। वू यान जवाब देता है कि माउंट वू पर। इधर वांग और बाइली फिर से लांशी को फंसाने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं और इस बार उनका साथ एग्जाम देने वाला एक स्टूडेंट सोंगसी हान भी देता है। आगे सभी स्टूडेंट्स की चेकिंग होती है। यहाँ सोंगसी हान तो पास हो जाता है, पर एक दूसरे स्टूडेंट के पास चिट मिल जाती है। चेकिंग करने वाले ऑफिशियल सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि अगर तुम में से किसी के भी पास कोई चीटिंग का सामान है तो उसे अभी जला दो, एक बार पकड़े गए तो मौत भी मिल सकती है। ये सुनकर बहुत से स्टूडेंट अपनी अपनी चिट को फेंकने लगते हैं। वहीं पेई और उनके 2 साथी ड्यूक लियांग और सीजेंग उस बॉक्स से एग्जाम पेपर निकालते हैं और एग्जाम शुरू करते हैं। इधर लांशी फेंग और बाइली से मिलने आता है। फेंग और बाइली लांशी से उसकी मैरिज के बारे में बात करने लगती हैं। यहाँ बाइली अपनी फैमिली की एक लड़की का नाम सजेस्ट करती है। लांशी समझ जाता है कि बाइली उसके ऊपर नजर रखने का प्लान बना रही है। अगर वो बाइली की फैमिली में से मैरिज करता है तो उसके सारे सीक्रेट इजीली बाइली को पता लग जाएंगे। अब लांशी कहता है कि मैं पहले योंगजोउ के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिससे कोई भी मिनिस्टर उसे क्रिटिसाइज ना करे। मैं इस टाइम मैरिज नहीं कर सकता। फेंग भी लांशी की कंडीशन समझ जाते हैं, इसलिए लांशी की साइड लेते हैं। अब लांशी वापस अपने पैलेस जाने लगता है। वो जोंगली के साथ इस टाइम अपने भाई के जैसे बिहेव करता है, जिसे देख जोंगली बहुत खुश होता है और कहता है कि जब से आप रिवर में से बचकर वापस आई हैं, आप मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगे हैं। ये सुनकर लांशी भी स्माइल करने लगता है। आगे हेई जोंगली को बहुत सा सामान देकर बाइली के पास भेजता है। इनमें कपड़े, खाना, ब्लैंकेट और चारकोल होते हैं। भाई इतना सामान देख हेई के बारे में पूछती है। इस पर जोंगली कहता है कि मास्टर आपका इंतजार गार्डन में कर रही हैं। अब बाई हेई से मिलने आती है और इतना सामान भेजने का कारण पूछती है। हेई कहता है कि मेरे फाउंटेन अबोडे को मास्टर जियानदे का पता चल चुका है, वो माउंट वू में है, वहाँ बहुत सर्दी होती है, इसलिए मैंने चारकोल और ब्लैंकेट भी भेजी थी। आगे एग्जामिनेशन हॉल में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो रूम की दीवार में से एक चिट निकालता है और चीटिंग करने लगता है, पर तभी ऑफिशियल वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसे पेई, ड्यूक लियांग और सीजेंग के सामने लाया जाता है। पेई उस स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम्हें यह चिट कहाँ से मिली। वो स्टूडेंट कहता है कि एग्जाम से पहले मुझे एक ब्रोकर मिला था, उसने मुझसे कहा था कि वो कुछ पैसों के बदले मुझे एग्जाम में चिट प्रोवाइड करा सकता है और मुझे यह चिट बाहर से ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह चिट पहले से ही अंदर होगी। ये चिट पहले से ही मेरे रूम में रखी थी। ये सुनकर पेई सभी रूम्स की चेकिंग करवाने को कहते हैं और पैलेस में भी ये न्यूज़ पहुंचा देते हैं। पेई उन सभी स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं जिनके रूम में से चिट मिली थी। उनमें से एक स्टूडेंट फेंग चिऊ का भाई फेंग शिंग भी था। जब इस बारे में फेंग चिऊ को पता चलता है कि उसके भाई को चीटिंग करने के अपराध में जेल में डाल दिया गया है तो वो हेई के पास आती है। हेई उसे देख कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, यह बाइली की चाल है। उसने जानबूझकर एक स्टूडेंट की मदद से बाकी कई बेकसूर स्टूडेंट्स को फंसा दिया है, उनमें से एक तुम्हारा भाई भी है। अगर इस टाइम मैं पेई की मदद करता हूँ तो सब मुझ पर डाउट करेंगे और अगर मैं उनकी साइड नहीं लेता हूँ तो भी सारा आरोप मेरे ऊपर ही आएगा। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है।
पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे भाई को कुछ भी ना हो और वो जल्दी से छूट जाए। इधर फैंग को एग्जाम में हो रही चीटिंग के बारे में पता चलता है तो वो अपने इनुज से कहते हैं कि तुमने इस चीटिंग के बारे में क्या पता लगाया है, क्या तुम्हें किसी पर डाउट है। इनुज कहता है कि मैंने सभी पकड़े गए स्टूडेंट्स की आंसर शीट चेक की है, इनमें फैंग शीइंग और सोंग सी हैन के आंसर तो चिट में लिखे आंसर से भी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों ने चीटिंग की है। आगे लांग हुआ बाई से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्या वो खो गए हैं। बाई कहती है कि मेरा इरादा तुमसे ये बात छुपाने का नहीं था। इस पर गुयू कहता है कि तुम लीडर बनना चाहती हो इसलिए तुमने इस बारे में नहीं बताया। बाई समझ जाती है कि ये सब गुयू ने किया है जिससे उसके और लांगुआ के बीच में गलतफहमी पैदा हो। उसने सभी को मास्टर के लापता होने के बारे में बताया जिससे सभी बाई पर ही उंगली उठा सके। अब लांगुआ अपने पिता को बचाने जाने लगती है तो बाई उसकी बॉडी लॉक कर देती है और जिवरोंग से उसे उसके कमरे में ले जाने को कहती है। वो गुयू से कहती है कि मुझे लीडर नहीं बनना है पर मास्टर ने जाने से पहले मुझे इतनी अथॉरिटी तो दी है कि मैं तुम सबको पनिश कर सकूं। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। अब हम मास्टर जियांदे को देखते हैं जो माउंट वू पर आए होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग भी मिलते हैं जो मास्टर ताइयन से उनकी स्पेशल मार्शल आर्ट सीखने जा रहे थे। वहीं महल में फैंग अपने सारे मिनिस्टर से कहते हैं कि तुम लोगों ने अभी तक चीटिंग वाले केस के बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं। यहाँ फैंग चिऊ फैंग से कहती है कि आप इस केस को सॉल्व करने के लिए प्रिंस योंगपिंग को अपॉइंट करें क्योंकि तीनों प्रिंस में सिर्फ उनके पास ही टाइटल है और अगर कोई रॉयल फैमिली से इस केस को सॉल्व करेगा तो आप पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा। फैंग को भी ये आइडिया पसंद आता है इसलिए वो लांशी को ये केस दे देते हैं। आगे फैंग अपने इनुज से पूछते हैं कि क्या लांशी इस चीटिंग वाले केस को सॉल्व कर सकता है। इनुज कहता है कि वो कमज़ोर ज़रूर है पर सबसे ज़्यादा समझदार भी है, मुझे उन पर कोई भी संदेह नहीं है। तभी मिनिस्टर जोंगे फैंग से मिलने आते हैं। फैंग उनसे कहते हैं कि लांशी अभी इन सब में नया है, उसे केस सॉल्व करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है पर मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करो। आगे बाई लांगवा से कहती है कि मैं मास्टर के बारे में तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी पर अगर तुम्हें इस बारे में पता चलता कि मास्टर गायब है तो इसका इफेक्ट तुम्हारी हेल्थ पर पड़ता। लांगुआ कहती है कि तुम्हें कैसे पता होगा कि मुझे उनकी कितनी फिक्र है, वो मेरे पिता है और तुम्हारे मास्टर, तुम मेरी हालत नहीं समझ सकती। यह सुनकर बाई कहती है कि मैंने हमेशा मास्टर को पिता के समान ही माना है, मैं अभी उनका पता लगा रही हूँ, तुम मुझे बचपन से जानती हो, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं ये सब लीडर बनने के लिए कर रही हूँ। लांगुआ समझ जाती है कि बाई के इरादे गलत नहीं है इसलिए वो उसे माफ़ कर देती है। इधर लांशी चीटिंग करने वाले स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें ब्रोकर का चेहरा याद है। स्टूडेंट कहता है कि मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा है इसलिए मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। लांशी कहता है कि अगर तुम उससे एक ही बार मिले हो तो तुम्हें पहली बार में ही उस पर इतना भरोसा कैसे हो गया। वो स्टूडेंट कहता है कि उसके आंसर गोल्ड फॉइल पेपर पर लिखे थे, इससे मुझे उस पर डाउट नहीं हुआ। इस पर लांशी कहता है कि तुम योंग के कानून को जानते हो, अगर तुमने सिर्फ चीटिंग की होती तो तुम्हें कुछ सालों के लिए रेस्टिगेट किया जाता पर तुम भी इस केस का हिस्सा हो और इसके लिए तुम्हें मौत की सज़ा भी मिल सकती है, इसलिए तुम अपना गुनाह कबूल नहीं कर रही हो। ये सुनकर वो स्टूडेंट रोने लगता है और लांशी से उसे बचाने को कहता है। अब लांशी पेई, ड्यूक लियांग और सीजेंग से पूछते हैं कि क्या वो एग्ज़ाम पेपर आपके पास से लीक हुआ था। पेई कहते हैं कि वो एग्ज़ाम पेपर को बॉक्स में रखने के बाद किसी ने उसे नहीं खोला, यहाँ तक कि एग्ज़ाम से पहले पेपर बॉक्स से जब उसे निकाला गया तभी उस पर वैसी सील लगी हुई थी जैसे बॉक्स में रखने से पहले थी। लांशी वो पेपर देखता है पर उसे ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिलता जिससे लगे कि पेपर लीक हुआ हो। आगे लांशी फैंग चिऊ से गोल्ड फॉइल पेपर के बारे में पता लगाने को कहता है क्योंकि ये पेपर बहुत महंगा था और सिर्फ हाई ऑफिशियल ही इसे यूज़ कर सकते थे, जिसका मतलब था कि इस केस में कोई हाई ऑफिशियल भी शामिल है। तब तक लांशी को उस ब्रोकर का स्केच भी मिल जाता है जिसको उस स्टूडेंट ने बनवाया था। आगे एक आदमी गुयू से अपने पैसे मांगने आता है पर इसी दौरान गुयू और उस आदमी में झगड़ा होने लगता है। तब तक बाई भी वहां आ जाती है और उस आदमी से झगड़ने का कारण पूछती है। वो आदमी कहता है कि गुयू ने उससे गैम्बलिंग करने के लिए पैसे उधार लिए थे और अब पैसे देने से मना कर रहा है। इस पर बाई गुयू से कहती है कि हमारे सेक्ट मेंबर गैम्बलिंग नहीं कर सकते, तुमने रूल तोड़ा है, इसके लिए तुम्हें सेक्ट से निकाला भी जा सकता है। यह सुनकर गुयू बाई से कहता है कि तुम अभी तक सेक्ट लीडर नहीं बनी हो और अभी से मुझे निकालने की बात करने लगी हो, तुम इसमें ना पढ़ो तो ही अच्छा है। अब गुयू उस आदमी से कहता है कि मैं आज शाम तक तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा, इसलिए तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। थोड़ी देर बाद बाई उस आदमी के पास जाती है और गुयू के पैसे लौटा देती है। वो आदमी कहता है कि ये तो सिर्फ वो पैसे हैं जो उसने उधार लिए थे, इनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। वैसे अगर तुम चाहो तो पैसों की जगह अपना खुद का भी ट्रेड कर सकती हो। जैसे ही बाई ये सुनती है तो वो उस आदमी के हाथ को मरोड़ने लगती है और उनके पैसों के बिल को तैयार करने को कहती है। वो आदमी बाई पर फ्लोर फेंक कर वहाँ से भागने लगता है। तब तक हेई भी वहाँ आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है।
क्योंकि ये वही आदमी था जिसका स्केच उस स्टूडेंट ने बनवाया था। अब हेई बाई से इशारे में कहता है कि उसके चेहरे पर फ्लोर लगा है, पर बाई को कुछ भी समझ नहीं आता। हेई के वहाँ से जाने के बाद बाई अपने आप से ही कहती है कि हेई हमेशा उसके सामने उसी टाइम पर क्यों आता है जब वो किसी प्रॉब्लम में हो, और वो योंगजो के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानता है। वेल बाई को अब हेई की आइडेंटिटी पर डाउट होने लगा था। आगे बाई अपने सेक्ट के बाकी साथियों के साथ फुटबॉल खेल रही थी, तभी हेई भी वहाँ आ जाता है। या इन दोनों में यानी हेई और बाई में एक फुटबॉल का मैच होता है। बाय द वे बता दूं कि फुटबॉल को चाइनीज लैंग्वेज में सुजू कहते हैं। यहाँ फेंगचांग भी बाई से मिलने आता है, पर जब वो देखता है कि लांशी भी वहाँ पर है और बाई के साथ सुजू खेल रहा है, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चला जाता है। बाई और हेई दोनों एक ही साथ गोल करते हैं, इसलिए उनका मैच टाई हो जाता है। इधर फेंगचांग अपने अंकल दे से कहता है कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि लांशी की हेल्थ अब ठीक है, पर उसे मुझसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। उसने ओटमन हंट के टाइम भी मुझसे ये बात छुपाई। अंकल दे कहते हैं कि लांशी के अपने कुछ रीज़न होंगे, वरना वो आपको इस बारे में ज़रूर बताते। फेंगचांग कहता है कि क्या लांशी को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है, वो इस बारे में मुझसे कैसे छुपा सकता है। आगे लांशी कोर्ट में फेंग से कहता है कि इस चीटिंग केस में पेपर लीक ड्यूक लियांग ने करवाया था। उनके पास से एक गोल्ड फॉइल पेपर गायब है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानते कि पेपर कहाँ पर है। उन्होंने उस पेपर पर एग्जाम पेपर कॉपी किया और ब्रोकर को दे दिया। तभी वांग कहता है कि लांशी ड्यूक लियांग पर झूठा आरोप लगा रही हैं। वो गोल्ड फॉइल पेपर उन्होंने मुझे दिया था। उन्होंने उसमें लिखा था कि उनकी बेटी की मैरिज प्रिंस योंगजू के साथ की जाए। ये सुनकर फेंग लांशी से पूछते हैं कि क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो। लांशी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे जो भी सबूत मिले थे वो मैंने आपको दे दिए। इसी सीन के साथ एपिसोड 11 एंड 12 यहीं एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शोगान।